हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वे टू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मिले हैं एक नई सीरीज के साथ में। जिस तरीके का हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, उसमें कि तुमको नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको बस इतना करना है कि उन क्वेश्चंस को आप साथ साथ प्रैक्टिस करो और जो नहीं हो पा रहे हैं उनका सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं उसी चीज से। जो क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे पास वो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, और जैसे कि मैंने बताया था वो मोस्टली पीवाईक्यूज नहीं होंगे, है ना। पीवाईक्यू से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं होगा, पर पूरी कोशिश रखी जाएगी कि जो क्वेश्चन का टेस्ट है तुम्हारा, जो लेवल है क्वेश्चन का, वो पूरा पूरा एनडीए को मैच करे, ठीक है। अब जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों के दोनों डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आप एक बार सबसे पहले डेटा रीड कर लो कि वो तुमसे क्या कह रहा है। उसने कहा कंसिडर द नेक्स्ट फॉर द डेटा फॉर नेक्स्ट टू आइटम, ऐसा ऐसा करके। दो एंगल है हमारे पास में बच्चों, अल्फा बीटा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू किसी कांस्टेंट ए के बराबर है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू किसी कांस्टेंट बी के बराबर है। साथ में उसने ये कहा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अपने को 2 थीटा पता है। आपसे पूछा गया टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में, और देन सेकंड क्वेश्चन में आपका cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। खैर फिलहाल के लिए हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इस चीज को, वो समझना। देखो सबसे पहली बात समझ में यह आती है कि हमको इस एक्सप्रेशन को देख करके कम से कम एक नॉलेज तो ये मिलता है कि cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना। तो मैं भी वही काम करने जा रहा हूं इस जगह पर कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देता हूं। तो सबसे पहला चीज कितना बनेगा तुम्हारे पास में, 2 cos, अंदर आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास में ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, और मल्टीपल में कितना आ जाएगा तुम्हारा इसका cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2, और ये बात पूरी पूरी किसके बराबर आ जाएगी, a के। ये पहली जानकारी अपने को मिल पाई। इसी तरीके से तुमको नजर आएगा कि ये दूसरा इक्वेशन भी तुम्हारे पास में कुछ नजर आ रहा है आपका, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू बी। इसमें भी हम एक काम करते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें देख लेते हैं कि ये कितना देगा हमको आंसर। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ये वाली चीज आपका अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, और बगल में कितना आ जाएगा आपका ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। और ये पूरी बात हमारी किसके बराबर रहने वाली है, यू पूरी बात हमारे पास में रहने वाली है आपका बी के बराबर, है ना। ये चीज बी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात अपने को पता चल पाई। बस एक चीज खास ध्यान रखना, देखो ट्रिको के क्वेश्चंस को डील करते समय बस तुमको ध्यान होना चाहिए कि हर चीज आपका वैल्यू पुटिंग नहीं है कि आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहो कर लो, लेकिन कई बार आपके ऑप्शंस भी मैच कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि फॉर्मूले के ऊपर पकड़ होनी चाहिए तुम्हारी अच्छी खासी। अब बात आती है कि ये दो इक्वेशन जो तुम्हारे पास में नजर आ रही हैं कि इनसे हम टेन अल्फा प्लस बीटा तक कैसे पहुंच सकते हैं। पहली बात सोचने की ये है, आपको जो ये एंगल दिखाई दे रहा है बच्चों, कंप्लीट एंगल है अल्फा प्लस बीटा, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में एंगल्स हमको मिल रहे हैं वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 है। यानी कि मल्टीपल सब मल्टीपल का कहीं ना कहीं कंसेप्ट लगेगा। ये चीज हमने अपने को थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। अब एक चीज और सोचना, मैं इस इक्वेशन को फिलहाल के लिए फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं, और इस वाले को आप अपना सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं इनमें से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। अब इधर देखो, आपके पास में दोनों इक्वेशन में एक बात तो सेम नजर आई। वो बात क्या है, देखो cos अल्फा माइनस बीटा तुम्हारा सेम है, तो कुछ अंदाजा हो पा रहा है। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं बच्चों, सेकंड इक्वेशन को पकड़ करके आप फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखना है, इसको ऊपर रखना है, और इस वाली इक्वेशन को जस्ट इसके नीचे ले आओ। अगर आप इसको इसके नीचे लाओगे तो बच्चों cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल होगा। यहां से आपका 2 से 2 कैंसिल होगा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, देखो इस बात को बच्चों, तो वहां पर आपका साइन है, यहां पर आपका cos है। तो सिंपली आप इस बात को कितना लिख सकते हो, साइन बाय कॉस, दैट इज कितना बन जाएगा तुम्हारा ये टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये बात किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी बी अपॉन ए के बराबर। सिंपल लॉजिक। अब बात आती है कि हम टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 तक तो आ गए। अब आपका टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 तक आने के बाद टेन अल्फा प्लस बीटा में हम कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। मैं तुमको याद दिलाता हूं बच्चों, हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला था, टेन टू थीटा का एक फॉर्मूला हुआ करता है हमारा। क्या होता है वो फॉर्मूला, ये होता है हमारा 2 tan थीटा अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, कभी किसी जानकारी में आपको अप्लाई करना पड़ जाए तो इस तरीके से इसको यूज कर लेना। अब देखो आपके पास ये इतनी इंफॉर्मेशन तो तुम्हारी यहां तक आ चुकी है। अब यहां से जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। देखो तुमको, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं इस जगह पर आपका टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कंप्लीट एंगल अल्फा प्लस बीटा, इसको एज 2 थीटा को मैंने अल्फा प्लस बीटा कंसीडर किया, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, और ये 2 थीटा वगैरह इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, अभी ध्यान रखना। देखो इससे रिलेटेड नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन में कहीं पर हमारा इस्तेमाल होगा। आगे में इस बात को कितना लिख सकते हो, देखो तुम 2 tan ऑफ, अंदर आ जाएगा तुम्हारा ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, नीचे आ जाएगा तुम्हारा ये 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर, अंदर आ जाएगा तुम्हारा ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कितना 2। इतना क्योंकि बच्चों अपने पास में अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की जानकारी थी, अपने को अल्फा प्लस बीटा चाहिए था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इस जगह पर आप रखो, इस जगह पर वैल्यू 2 tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का वैल्यू यहां से पुट करोगे तो ये बन चुका होगा आपका 2b बाय ए आ जाएगा, और नीचे में इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना ए स्क्वायर। ये इतना मिल जाएगा अपने को। अब ले लो इसका उठा करके एलसीएम, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा बच्चों तुम्हारा ये 2ab, और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखा तुमने, सिंपल सा आपका बस एक फॉर्मूला दोनों का आपको एक्सप्लेन करना था, बस आपको सिंपल सा कंसेप्ट दोनों को उठा के डिवाइड करना था और हमारा आंसर इसका आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे में तुमसे पूछा गया, देखो cos 3 थीटा अपॉन में cos थीटा का वैल्यू। ठीक है ना। मैं इधर पे ही सॉल्व करता हूं इस बात को और तुम भी इसके साथ साथ में मेरे सॉल्व करना कि cos 3 थीटा अपॉन में cos थीटा का वैल्यू हम किस तरीके से इसमें लिख सकते हैं ना। मैंने लिख दिया, यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं इस जगह पर इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखो हमारे पास क्वेश्चन था वापस से cos 3 थीटा अपॉन में cos थीटा। देखो इतना तो देख करके अंदाजा होता है हमको कि cos 3 थीटा आ रहा है तो कहीं ना कहीं cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 3 थीटा कितना था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसका होता है आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा अपॉन में नीचे तुम्हारा ये cos थीटा। इतना सिंपल। ठीक है। अब एक बात छोटी सी बताना, यहां से cos आपका कैंसिल हो सकता है। अगर ये cos से cos कैंसिल हो जाता है तो आप सिंपली इस बात को कितना लिख सकते हो, केवल और केवल 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का कितना 3, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का कितना 3। अब आप आ जाओ इस वाली बात पर, आप इतने पोर्शन से इसको देखकर बताओ आप क्या लिखना चाहोगे। जो चीज आपको मेंशन है इस जगह पर, आप कोशिश करो इसको सोचने की कि हम इस जगह से बच्चों थीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। अगर आप इतना पोर्शन उठा करके वापस से इसमें इंसर्ट कर देते हो तो देखना ये चीज आपका कितना बनेगा। ये चीज बन चुका होगा आपका 4 ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2 और ये माइनस का कितना आ जाएगा 3। यहां तक भी लॉजिक क्लियर है ये अपने को। अब आप एक चीज ये नोटिस करो बच्चों, इस जगह पर आपको अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 चाहिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन 2 कहीं यहां पहले थे ये दोनों के दोनों पोर्शन में। और एक चीज सोचने की ये है कि जो चीज अपने को इधर पर चाहिए, ये चीज जो अपने को चाहिए इधर पर, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है। पिछली बार जब दोनों इक्वेशन को पकड़ के डिवाइड करा था तो ये गायब हो गया था, इस बार इसको गायब नहीं होने देना है। तो हम इस बार क्या कर सकते हैं, देखो एक अप्रोच लगाते हैं हम सबसे पहले कि जो ये दोनों की दोनों इक्वेशन है, इन दोनों की दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को पकड़ करके स्क्वायर करके ऐड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को पकड़ करके स्क्वायर करके आप इधर पर ऐड कर दो। जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को पकड़ करके स्क्वायर करके ऐड करोगे, इमेजिन करो इस पूरी बात का स्क्वायर हो जाए तो सामने भी स्क्वायर होगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, वो चीज आपको पकड़नी है। देखो इस जगह पर आपके पास में जो कुछ बचेगा वो मैं लिखता हूं इस जगह पर। देखो 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस इसके साथ होगा 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 होगा क्या। इस जगह पर 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास में कॉमन। ये आ चुका मेरा कॉमन दोनों में से, है ना। स्क्वायर करके ऐड करके कॉमन आ जाएगा। अंदर जो कुछ बचेगा वो पकड़ना बातों को। देखो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, अंदर बचेगा बच्चों ये वाला cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। वो बचेगा कहां आपका, वो बचेगा इसके अंदर। और जो भी इसके अंदर आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, वो कितना 1। आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस बात को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये वाली बात है आपका a स्क्वायर के बराबर और ये वाली बात है आपका b स्क्वायर के बराबर। इतना इतना ठीक है, यहां तक ये बात। अब मुझे लास्ट फाइनल स्टेप बता दो कि अब हमारा इस वाली बात का आंसर कितना आ जाएगा। कुछ सोच के देखो, हमें इतने पोर्शन का वैल्यू चाहिए था जो कि कितना है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली आंसर कितना बचेगा हमारा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 3, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 3, जो कि कौन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां तक भी ये बात। तो इतनी इतनी चीज तुमको सिंपल लॉजिक से क्लियर हुई होगी। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, वापस से अपने पास 2 क्वेश्चन और हैं बच्चों। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है हमारे, ये वेक्टर से रिलेटेड है हमारे, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है ना, एक बार पढ़ लेते हैं ठीक से इसको। ये क्या कहना चाह रहे हैं तुमसे, हमको कहा गया कि 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों के तीनों वेक्टर हैं और सेम लेंथ के हैं। यूनिट वेक्टर नहीं है पर लेंथ इन सबकी क्या है, सेम है। आप यहां से एक पोर्शन ये उठा लो ऑफ सेम लेंथ का मतलब ये पिक कर लेना इस जगह पर कि आपके पास में यहां से बच्चों मॉडुलस ऑफ ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, तीनों के तीनों क्या है आपके बराबर हैं। ठीक है ना। और आगे में लिखा गया तुम्हारे पास में इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। अगर मैं इस पोर्शन को पकड़ लूं अब कि इक्वली इंक्लाइंड वाली बात मुझसे क्या कहना चाह रहा है, ये इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है बच्चों तीनों के तीनों ये सब के सब मिल करके आपस में आपको एंगल क्या देंगे, सबके सब एंगल आपको बराबर देंगे। तो मैं यहां पर ये मेंशन कर देता हूं बच्चों, देखो इधर पर आपके पास एंगल बिटवीन, इधर देख लेना इधर पर एक बार, आपका एंगल बिटवीन जो लिख रहा हूं मैं ये बात, एंगल बिटवीन वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड अगली की बात क्या लिख रहा हूं देखो, वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी एंड, और लास्ट वाली बात आपका वेक्टर सी कॉमा वेक्टर ए।
आर इक्वल, इन सब के बीच का एंगल आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी कि 3D में तीन वेक्टर इस तरीके से रखे होंगे कि तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के साथ एंगल आपका सेम बना रहे होंगे। सिंपल लॉजिक। चलो आते हैं आगे में बात को लेके। उसने कहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब एक छोटी सी बात बताओ, क्या आपको वेक्टर सी पता है? वेक्टर सी तो आपको पता ही नहीं है, आपको केवल और केवल एंगल बताना है वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का। अब यहां पर एक क्रक्स ये है कि अगर आप वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना चाहते हो तो क्या आपको वेक्टर सी की नीड है, जरूरत है उस वेक्टर सी की? तो आपको वेक्टर सी यहां पर निकालने की जरूरत है भी नहीं पहले क्वेश्चन में भी। रीजन क्या है उसके पीछे का बच्चों? क्योंकि एंगल ए और एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल किसके बीच का होगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का। क्यों? क्योंकि ये सबके सब इक्वली इंक्लाइंड है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो इस जगह पर एंगल बिटवीन, इधर देखना आपके पास में जो आपका एंगल बिटवीन होगा किस किस का बच्चों, देखो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये जस्ट किसके जैसा होगा आपका, ये जस्ट होगा आपका एंगल बिटवीन किस किस के बीच का, वेक्टर सी या फिर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का। इन दोनों के बीच के एंगल के वैल्यू के ही बराबर हमारा ये होगा। तो हमें वेक्टर सी की कोई नीड भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालेंगे। तो अब ध्यान से देखना, वेक्टर ए और दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, ये होता है तुम्हारा ए डॉट बी, यानी कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और इन्हीं के मॉडुलस से पकड़ करके इनको उठा के हम कर देते हैं डिवाइड। ये आ जाता है इन दोनों का डॉट। अब करने की कोशिश करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट, और ये चीज हम सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आई प्लस का जे, और नीचे में कितना आ जाएगा तुम्हारा ये जे प्लस का के, और नीचे इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट अंडर 2, और ये वाली बात भी इसके बगल में कितना आ जाएगा तुम्हारा, रूट अंडर 2। इतना इतना। अब फर्दर जब मैंने इस बात को सॉल्व किया तो मेरे पास में ये जो एंगल निकला होगा ये कितना होगा, कॉस थीटा मान लिया फिलहाल के लिए मैंने इस बात को ना। तो आपके पास में अब जो कॉस थीटा निकलने वाला है वो कॉस थीटा कितना होगा, सोचो, आई डॉट आई, आई तो है नहीं उधर तो जीरो, तो ये सिंपली सामने में कितना बनेगा आपका 1 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 2। कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, डेट इज थीटा का वैल्यू आपका 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास में कितना, पाई अपॉन में 3। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, डेट इज पाई अपॉन में 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉजिकली सोचना है चीजों को। देखो जरूरी नहीं है कि आप वेक्टर सी इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस वाले क्वेश्चन में आप निकालो तभी आप आगे बढ़ पाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप केवल और केवल किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाहते हो जो कि इक्वल इंक्लाइंड है, तो इन दो के बीच का जो एंगल होगा वो इनके भी बीच का एंगल होगा। यानी कि कुल मिलाकर के मुझे यहां से एक नई बात कंफर्म हुई है कि इन सभी के बीच का एंगल, इन सभी के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा इन सभी के बीच का, चाहे उसको थीटा नाम दे दो, उस एंगल की अगर बात कर ली जाए तो वो एंगल आपका ऑलवेज पाई/3 रीड किया जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा आगे चीजों को लेकर के। अब उसने तुमसे ये कहा What can be the direction ratios of vector c? वेक्टर सी के आपके डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज आपके क्या हो सकते हैं, बस ये छोटी सी बात है आपका ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने में वेक्टर लिखता हूं 3i प्लस का 2j माइनस का 4k कैप, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? तो आप क्या कहोगे इस बात को, 3, 2, -4 कहोगे इस बात को। वही बात आपका जो डायरेक्टेड लाइन का एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है, आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। कुल मिला करके अब आपको वेक्टर सी चाहिए, है ना, कुल मिला के आपको वेक्टर सी चाहिए। अब वेक्टर सी को निकालने का तरीका क्या, देखो इस जगह पर थोड़ा बहुत आप चाहो तो इनसे ऑप्शन से मदद ले सकते हो कि उस चीज का मॉडुलस आपका √2 होना चाहिए। खास बात यह है कि आप इन चीजों को मल्टीप्लाई करके डॉट इनके साथ लेकर के देखोगे तो चेक करना वो चीज आपका 60 डिग्री मिले। पर मैं तुमको बाय मेथड एग्जैक्टली बताऊंगा कि इस चीज को, क्वेश्चन को करना कैसे था, तुमको ट्राई। अब देखो मान लो कि अपने को वेक्टर सी चाहिए, तो हम फिलहाल के लिए कंसीडर कर लेते हैं एक नया वेक्टर अपने पास में। वेक्टर सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, xi प्लस का yj प्लस का zk कैप मान लिया मैंने इस बात को। अभी फिलहाल में तुमसे कोई पूछे ना वेक्टर सी के डीआर्स बताओ तो x, y, z कहोगे इस शक्ल में, ऐसे वाले ब्रैकेट्स में आप, ठीक है ना। अब ऐसे सोचो इस जगह पर आपको डायरेक्शन रेशियो सी के चाहिए, और क्या जानकारी अपने पास थी अवेलेबल, अपने पास एक जानकारी ये अवेलेबल थी कि तीनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या है बच्चों, बराबर है, और तीनों का मैग्नीट्यूड हमारा किसके बराबर है, √2 के बराबर है। कैसे पता चला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी कितना आ जाएगा √2। तो अपने को यहां से एक जानकारी जो सबसे स्पेशल है वो ये मिल जाएगी बच्चों इस जगह पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी का वैल्यू कितना है हमारे पास में, वो भी हमारा √2 है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमारा √2 हुआ, तो आप इस बात को लिख सकते हो ना कि रूट अंडर, इसको लिखोगे ऐसे आप, रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z² बराबर में √2 में डायरेक्ट लिखता हूं इस बात को। देखो कितना, x² प्लस का y² प्लस का z² बराबर में किसके, देखो 2 के। इसके बीच में अगर कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो हम अभी इसको इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। यही चीज हमको आगे फर्दर हेल्प करेगी क्वेश्चन को आगे
ले जाने के लिए। अब हम आते हैं आगे में। अब इसके बाद और क्या फर्दर जानकारी हो सकती थी हमारे पास में? अब ये सोचो बच्चों आप एक बात छोटी सी, आपके पास अभी पता चला था आपको कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी कितना था? 60 डिग्री था। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के भी बीच का एंगल कितना होगा? वो भी कितना होगा तुम्हारा? वो भी आपका π/3 होगा। सिंपल लॉजिक। तो हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालने की कोशिश करते हैं इस जगह पर। तो देखना सबसे पहले ये कितना बनेगा। देखो आपके पास में आ जाएगा ये चीज बच्चों cos π/3 किसके बराबर आपका? ये चीज अब डॉट प्रोडक्ट ले लोगे आप इस बात का, a डॉट सी लेना आप डायरेक्ट। अब मैं a डॉट सी को डायरेक्ट लिखता हूं, देखो इस जगह पर i प्लस का j और इनटू में कितना आ जाएगा? ये चीज c कितना है आपका? xi प्लस का yj प्लस का zk कैप अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा a का मैग्नीट्यूड डेट इज √2 और c का भी मैग्नीट्यूड लेना है तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा √2। इतना है ना। अब आप एक बात बताना, cos π/3 का वैल्यू, cos π/3 का वैल्यू 1/2, ये चीज आपका √2 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो कुछ बच जाएगा बच्चों वो उतना केवल मैं लिख ले रहा हूं। देखो ये बच जाएगा आपका i से और y से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा अपने पास में 1। ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए इसको भी एज अ एक इक्वेशन समझो, ये भी हमको आगे फर्दर काम देगी। अब मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहूंगा इस जगह पर। अब मुझे बताना तुम लोग एंगल बिटवीन किस किस के बीच का, अब बताओ तुम मुझको एंगल किस किस के बीच का? एंगल बिटवीन आपका दो और फर्दर वेक्टर कौन कौन? देखो एंगल बिटवीन आपका इस बार वेक्टर सी और वेक्टर बी, वापस से वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल भी कितना होगा तुम्हारा? π/3 के बराबर ही होगा। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कोई टफ एंड हार्ड नहीं था बच्चों, इस वजह से सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा सा हमको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब वापस से इस चीज को अप्लाई करोगे तो इसका भी एंगल कितना था हमारा? cos π/3 किसके बराबर आ जाएगा हमारा? ये वापस से b को पकड़ लो आप, b कितना है हमारे पास में? j कैप प्लस का k कैप और इनटू में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? ये xi प्लस का yj प्लस का zk कैप आ जाएगा और अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा तुम्हारे पास में ये वाली बात भी √2 और ये भी √2, दोनों का मैग्नीट्यूड है ना। अब वापस से ये पूरी बात इस पूरी चीज को कैंसिल आउट कर देगी आपका, किस किस को? इस पूरे को, और ये वाला cos 60 1/2 हो जाएगा, दोनों को दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब जो कुछ बच गया है उसको फिर फर्दर लिख देते हैं। देखो j का j से, k का k से मल्टीप्लीकेशन होगा तो y प्लस z किसके बराबर आ जाएगा? वापस से 1 के बराबर है ना। y प्लस z किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। आप चाहो तो अभी भी ऑप्शन को पकड़ सकते हो आप इस जगह पर कि दो चीजें, x प्लस वाई का वैल्यू 1, x प्लस वाई का वैल्यू 3, नहीं छोड़ दो इसको, x प्लस वाई का वैल्यू 1 ये हो रहा है। वापस से सोचो इसमें y प्लस जेड का वैल्यू 1, ये भी ठीक है आपका। इसको पकड़ना एक बार जरा, x प्लस वाई का वैल्यू, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका ये 3 आ रहा है, और y प्लस जेड का वैल्यू पकड़ोगे तो ये चीज आपका भी 3 आ रहा है। पर मैं अभी तुमको समझाता हूं कि ये चीज क्वेश्चन कहां जाएगा वो समझना। देखो आप एक बात और सोचना कि स्क्वायर करके ऐड करके आपका 2 आना चाहिए, तो क्या स्क्वायर करके ऐड करके इन चीजों को आपको 2 आ रहा है? बस इतना सोचो आप। ऊपर वाले को भी देखोगे वो भी 2 नहीं मिलेगा, नीचे वाले को सोचोगे वो भी 2 नहीं मिलेगा, तो एक बार को लगेगा फिर आंसर नन ऑफ दिस कह देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। अभी रुको, देखो आप यहां से एक छोटा सा काम ये करो बच्चों, यहां से एक इक्वेशन ये राइज करा लो आप कि x का वैल्यू हो जाता है 1 माइनस वाई, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। और यहां से एक इक्वेशन राइज करा लो आप ये चीज के y का वैल्यू या z का वैल्यू निकाल लो कि z का वैल्यू हो जाता है हमारा 1 माइनस वाई, ये दो वैल्यू, ठीक है ना। अब इन दोनों वैल्यूज को पकड़ करके इसकी इक्वेशन में इंसर्ट करना है। अब जब इस इक्वेशन में हम इंसर्ट करेंगे उस वैल्यू को, तो देखना ये कितना बनता है तुम्हारे पास में। देखो सबसे पहली चीज आपके पास में एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर की जगह पर आएगा तुम्हारा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस का वाई स्क्वायर, और जेड की जगह पर कितना आएगा? जेड की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके रहेगा? 2 के। उठा करके इक्वेशन ओपन करते हैं हम सबसे पहले। अब ऐसे सोचना, देखो वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ओपन करके लिख लेना। ये बन जाएगा बच्चों तुम्हारा 3y स्क्वायर, ठीक है, यहां तक ये बात। अब आगे देखो माइनस का 2y माइनस का 2y, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4y, चलो ये भी ठीक रहा। प्लस का 1 स्क्वायर यानी कि 1 और 1, 1 और 1 2 को कैंसिल कर देंगे, और इक्वल टू में कितना बचेगा? 0। आप पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व करना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, इतना इतना ये अपने को मिलेगा। यहां से कॉमन जा रहे हैं हमारे पास में कौन? y। बच्चों अगर इस जगह से आपका y कॉमन चला गया, मैं डायरेक्ट एक बार और लिख देता हूं इस बात को, ये बन जाएगा आपका 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 3y स्क्वायर माइनस का 4y किसके बराबर? 0। इसमें से जैसे ही तुम y को कॉमन पकड़ोगे, अंदर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 3y माइनस का 4 बराबर में किसके? 0 के। इतना। अब तुम यहां से देख करके बताओ मुझको, यहां से तुमको क्या क्या दो नई बातें यहां से पता चल रही हैं। यहां से दो नई बातें तुमको बहुत
ठीक ठीक सी पता चलेंगी। पहली बात ये कि y का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर y का वैल्यू 4/3 हो सकता है। ठीक है, यहां तक ये बात। अगर y का वैल्यू 0 हुआ, बच्चों समझना, देखो इस चीज को ध्यान से, अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारा ठीक राइज होता है। ये अगर y का वैल्यू 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और अगर y का वैल्यू 0 हुआ तो z का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल लॉजिक। इसी प्रकार से अगर y का वैल्यू 4/3 हुआ तो x का वैल्यू कितना आएगा, y की जगह पर आप 4/3 रखोगे तो ये माइनस का 1/3 देगा तुमको आंसर में। और इसी तरीके से अगर y की वैल्यू 4/3 हुई तो z का वैल्यू भी कितना आएगा, माइनस का 1/3 आएगा। ठीक ठीक बात यहां तक ये। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इन सब बातों से मिला करके अगर तुम कभी वेक्टर सी लिखने आ जाओ तो वेक्टर सी कितना लिखोगे बताओ। वेक्टर सी बनेगा तुम्हारा इस जगह से i प्लस का 0j हो जाएगा और प्लस का k कैप आ जाएगा ये वाला। और अगर इनको देख करके वेक्टर सी बनाया गया कभी तो वेक्टर सी इनको देख करके क्या बनेगा तुम्हारा, 4/3 i कैप माइनस का 1/3 j कैप और माइनस का 1/3 k कैप। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, पहले आपको लिखना है x को, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा वो देखना है इस बार दोबारा से एक बार। ये चीज आपका बन चुका होगा माइनस का 1/3 i कैप प्लस का 4/3 j कैप और लास्ट वाली चीज माइनस का 1/3 k कैप। इतना इतना। अब यहां से देखो बच्चों, अगर इसके डीआर्स बताओगे तो यहां से डीआर्स कितने नजर आ रहे हैं, 1,0,1, ये भी हो सकता है एक डीआर। और अगर यहां से देख करके बताओगे तो यहां से डीआर कितने नजर आएंगे, माइनस का 1/3, 4/3, -1/3। अगर मैं तुमसे कहूं ना इस डीआर्स के स्क्वायर को निकालो, इसके डीआर्स के स्क्वायर को निकालो और चेक करो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो आपका 1/9, 16/9, 1/9 सॉल्व करोगे तो ये चीज आपका 18/9, ये चीज आपका पक्का पक्का √2 ही आएगा। तो कुल मिलाकर के डीआर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा जा सकता है। आपने यहां से जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना बैठेगा आपका, -1, 4, -1। इस शब्द पर ध्यान देना था, उसने क्या कहा, कैन। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से राइज करे जा सकते हैं। ऐसी कितनी लाइनें हो सकती थी, ऐसी 2 लाइनें हो सकती थी बच्चों। एक लाइन ये होगी आपकी, एक वेक्टर ये होगा i प्लस का 0j प्लस का k कैप, और दूसरा वेक्टर आपका ये होगा। ऐसे 2 वेक्टर बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से उसने किस वर्ड का इस्तेमाल किया, कैन का, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से तुमने काफी कुछ सीखा होगा। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है हमारा 3D से। 3D में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन, ऐसा ऐसा कुछ कहा गया। तो मैं तुमको समझाता हूं इसका मतलब है क्या। देखो दरअसल आपके पास सबसे पहले एक लाइन थी बच्चों, ये लाइन है जिस लाइन की इक्वेशन आपको ऊपर में नजर आ रही है, x - 1/9, वो जो भी कुछ दे रखा है वो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इस जगह पर आपको एक प्लेन दे दिया गया, नीचे में है आपका यहां पर एक प्लेन, ये आपका एक प्लेन है बच्चों इस तरीके का, ठीक है ना। ये प्लेन हो गया जो कि इक्वेशन ये नजर आ रही है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको कहा जाता है कि ऊपर वाली लाइन की नीचे वाले प्लेन में इसमें इमेज देखी गई, ये वाली, ठीक है। मैं मेंशन कर देता हूं, ये है आपका लाइन, ये है लाइन आपका, और उस लाइन का ये कौन है, देखो आपका ये रहा आपका इमेज। और ये ग्रीन कलर में कौन है, ये ग्रीन कलर में और कोई नहीं आपका, ये है आपका प्लेन, ठीक है। इतना इतना हमारे पास में ये आ जाता है। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, अगर इस लाइन को इस प्लेन में एज अ मिरर देखा गया तो ये लाइन ओरिजिनल और ये इमेज दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल। अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हो जाएं तो उनके डीआर्स क्या रहते हैं बच्चों, सेम। तो यहां से मुझे एक फायदा ये मिला, जब मैं इस इमेज को निकालने जाऊंगा इस लाइन के जो डीआर्स हैं वही डीआर इसके लिए भी पिक करूंगा। इक्वेशन हुआ करती है x - x1/a, तो मैं यहां पर कुछ लिखने जा रहा हूं, देखो x - x1, जो भी कुछ हो अभी वो लिख लूंगा, वो भी मुझे पता नहीं है, इस वजह से मैंने उसको इस तरीके से अननोन मार्क कर दिया। अपॉन में कितना आ जाएगा, 9, बराबर में कितना आ जाएगा, y माइनस समथिंग, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, -1, और बराबर में कितना आ जाएगा, z माइनस का समथिंग, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये -3। ये लाइन की इक्वेशन आने को तैयार है। बस जरूरत रह गई है बस इस जगह पर एक बात की कि ये जो पासिंग पॉइंट होगा वो इस लाइन के होंगे। इस लाइन को पासिंग पॉइंट प्रोवाइड करे कौन, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूं, देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है, ये देखो। सबसे पहले ये बात है बच्चों, इस लाइन के ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर फॉल करा दो प्लेन तक के लिए, किस तक के लिए, आपका प्लेन तक के लिए, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आपने यहां से लेकर के यहां तक फॉल करा लिया, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात ये पूछता हूं कि ये वाली जो बात होगी, ये वाली चीज, ये कौन होगा। आप कहोगे कि ये और कोई नहीं होगा, ये होगा तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कौन रहा होगा बच्चों तुम्हारा, ये रहा होगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहां से, इस पॉइंट से। अच्छा ये पॉइंट कौन है अब आपका, ये पॉइंट है बच्चों इसका पासिंग पॉइंट, इस लाइन का पासिंग पॉइंट कौन, 1, 2, -3।
मैंने उसको मार्क करा 1,2,-3 आपका ये पासिंग पॉइंट आ गया इसका। कुल मिलाकर के हमको इस पॉइंट से, लाइन को छोड़ दो, अब लाइन को भूल जाओ, इस पॉइंट से इस तक अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो उसको निकालने के लिए हमने एक काम किया कि हमने इन कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लिया, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। आगे चल करके इसके ऊपर अभी इमेज निकलेगी तो उस चीज को मैं कितना मान लेता हूं, उस बात को मैंने कंसिडर कर लिया। ये वाला पॉइंट आपका और कोई नहीं, ये वाला आ जाएगा आपका सी, ठीक है ना। ये वाला आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नीचे में इमेज अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है साहब। यहां तक सिंपल लॉजिक ये रहा। अब इधर नोटिस करना, देखो आप फर्दर इसके आगे कैसे बढ़ सकते हो। देखो इधर पर आपके पास में, देखो सबसे पहली चीज आपके पास में प्लेन के ऊपर ही आपको इमेज निकालना था ना, यहां पर ये वाली चीज है, ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट इज द इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन, ठीक है। एक चीज और नोटिस करना बच्चों इस जगह पर, ये जो प्लेन है आपका, ये जो लाइन है आपका, ये प्लेन के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, कि ये जो आपका लाइन बनेगा ये किसके अंदर होगा, इन द प्लेन बोला ना उसने, देखो तो ये प्लेन के अंदर ही आएगा। यहां पर बना लेता हूं मैं इस चीज को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सब कुछ वही रहेगा। अभी आपका केवल काम इतना है कि सिंपल लॉजिक, आप इधर पर अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, इसका इमेज इसी में ही निकालना है और कुछ नहीं था सवाल, ठीक है ना। मैं बना देता हूं वापस से, देखो इस जगह पर ये रहा आपका ऐसा कुछ, ये रही आपकी लाइन, यही आपकी कौन है, यही आपका है बच्चों इस जगह पर, इसी को आप अपना बोलोगे इमेज, ठीक है ना। ये चीज रही इतना। अब सिंपल सा लॉजिक ये है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आप निकालोगे इस जगह पर क्या, इस जगह पर आप निकालोगे अपना इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी हम निकालने जा रहे हैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक पासिंग पॉइंट और दूसरा कौन, आपका डी आर। पासिंग पॉइंट कौन देगा इस ए बी को, ये देगा 1,2,-3। तो आप कितना लिखोगे, देखो इस जगह पर इसको, ये बनेगा मेरा x-1 अपॉन समथिंग बराबर में y-2 अपॉन में समथिंग बराबर में z माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 अपॉन में कितना आ जाएगा समथिंग, ये इतना रहेगा। अब एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, इस AB को dr कौन प्रोवाइड करेगा, इस AB को dr प्रोवाइड करेगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन रहेगी जिसके dr क्या रहे होंगे, जिसके dr रहे होंगे बच्चों ये 3, -3, 10। उस dr को कौन इस्तेमाल कर लेगा, ये तो ये आ जाएगा 3, -3, 10, इतना। ये चीज अपने को समझ आई यहां तक। ये अब वापस से इसके बाद ये चीज पूरी की पूरी किसके बराबर रख लोगे आप, लेमडा के। लेमडा के बराबर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जनरल कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे अभी किसके, पॉइंट बी के। अब इधर देखना इस जगह पर, यहां पर मैं लिख लेता हूं इस बात को, जनरल कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं। देखो इस जगह पर मैं जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, देखो बी के। अब बताओ मुझको जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कितना कितना अपने को नजर आ रहा है। तो सबसे पहले x, y, z मैंने माना, तो ये बन जाएगा 3, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 लैम्डा प्लस का 1, देन आगे में माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2, और लास्ट वाला आपका 10 लैम्डा माइनस का कितना आ जाएगा 3। ये आया आपके जनरल कोऑर्डिनेट। अब ये जनरल कोऑर्डिनेट किसको पास करके जाएंगे, आपका प्लेन को। तो हम क्या करेंगे, ये आपका सेटिस्फाई करेंगे, इसको लिख लोगे आप सेटिस्फाइड बाय, ये चीज आपका किसको सेटिस्फाई करेगा, आपका सेटिस्फाइड बाय प्लेन। अब हम क्या करेंगे, इन सबको पकड़ करके आप प्लेन की इक्वेशन में रख दोगे। जैसे ही इन चीजों को आप प्लेन की इक्वेशन के अंदर रखते हो तो कितना बनेगा, प्लेन की इक्वेशन ये रही, 3 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके साथ कर रहा हूं तो देखना वापस से कितना बनेगा, 9 लैम्डा प्लस का 3 आ जाएगा, 3 × 3 लैम्डा प्लस 1। माइनस माइनस आपका इस जगह पर मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस का 9 लैम्डा ये आ जाएगा, और माइनस का 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 6। अगले वाले केस में प्लस का 10 10 जा ये आपका 100 लैम्डा ये होगा बच्चों, और माइनस का कितना आ जाएगा 30, और माइनस का हो जाएगा 26, और बराबर किसके रहेगा, ये 0 के। अब कुल मिलाकर के अपने को यहां से लेमडा का वैल्यू निकालना है। मैं लेमडा कैलकुलेट करके देता हूं तुमको, देखो 100 और ये आपका 9 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 118 लेमडा आ जाएगा ये वाला। अब इधर सोचना जो बचेगा आपका वो क्या होगा, देखो माइनस का 3, माइनस का 33 ये, और माइनस का 33 इतना हो जाएगा आपका, और फिर वापस से माइनस का 26। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये माइनस का 59, उस तरफ जाकर के 59। तो कुल मिलाकर के मुझको यहां से एक बात तो पता चल चुकी है कि लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। चलो ये बात भी ठीक रही। और अगर लेमडा का वैल्यू 1/2 आ गया तो अब मुझे बताओ छोटी सी बात कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी जो थे, जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी जिसको आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर नाम दे रहे थे, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू आप कितना कितना लिख सकते हो। अब इधर देखना इस जगह पर मैं लिखने जा रहा हूं, इस जगह पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, देखो इस जगह पर बी के।
हमने यही तो कहा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के ये हैं हमारे। आप लेमडा की जगह पर 1/2 रखो इधर पर, ये तो कितना बनेगा देखो, पहली चीज आपका 5/2 आ जाएगा, ये इतना। अगली बात आप 1/2 वापस से रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 डेट इज 1/2, ये दूसरा आ जाएगा हमारा 1/2। तीसरे वाले कोऑर्डिनेट को रखोगे तो ये 5 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला आ जाएगा 2। ठीक है, इतनी इतनी बात क्लियर हुई है। अब ये हो चुका तुम्हारा पासिंग पॉइंट, dr वापस से उसी लाइन के पैरेलल होंगे बिल्कुल इसके इसके। अब ऐसे सोचो, इक्वेशन जो जनरेट होगी लाइन की वो डायरेक्ट देखते हैं ऑप्शन में, देखो इधर x - 5/2 होना चाहिए, y - 1/2 और z - 2 होना चाहिए, जो कि नजर आना चाहिए। x - 5/2, y - 1/2, z - 2 नजर आ गया। नीचे dr इस वाले के और इस वाली लाइन के आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल, और जब दोनों लाइन के dr पैरेलल होंगे तो 9 - 1 - 3 वो dr पिक करेगी। तो सिंपली हमने इसका ऑप्शन कितना मार्क कर लिया इस जगह पर, ए। बस ध्यान देना है इमेज का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। जो मैंने पहले लाइन बना दी ना वो गलत था, आपका कंसेप्ट ऊपर ही बनेगा, प्लेन के ऊपर ही बनेगी वो लाइन, ठीक है ना। चलो खैर, अब बढ़ते हैं जल्दी से आगे में। अगले केस हमारा क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द लाइन, ये दे रखा है, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। चलो चेक करते हैं इसको। इस लाइन का डीआर आपके कितने कितने हैं, इसके डीआर हैं आपके 3,1,0 है, और इस वाली लाइन के अगर जेड एक्सिस के आप डीआर निकालने जाओगे तो कितने होंगे, 0,0,c। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों के डीआर के प्रोडक्ट का सम 0। तो चेक करके देखते हैं इन दोनों के डीआर के प्रोडक्ट का सम कितना आ रहा है, 0 × 3 प्लस का 0 × 1 और प्लस का c इंटू कितना 0। तो देखो ये कितना आ गया आपका 0, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, बात सही है बिल्कुल। अब आते हैं आगे में, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट में भी इतना। अब देखो, मान लो कि अगर कोई प्लेन आ जाए आपका, कोई इस जगह पर ऐसे करके कोई प्लेन तुमको दे जाए, ये प्लेन हो गया तुम्हारा इस जगह पर, और जो ऊपर में लाइन आपका लिखा हुआ है वो इसके ऊपर हो जाए परपेंडिकुलर। इस येलो वाली लाइन के डीआर आपको पहले से पता है कितने हैं, देखो वो तुम्हारे 3,1,0। अब ये कह रहा है जो लाइन आपका प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के डीआर आप कितने लिख सकते हो, 0,0,2। एक छोटी सी बात बताओ, प्लेन के डीआर तो नहीं होते ना, प्लेन के डीआर नहीं होते, उस लाइन के डीआर होते हैं जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब बताओ क्या इन दोनों के डीआर आपस में देखो प्रोपोर्शनल है, क्या इन दोनों के डीआर आपस में प्रोपोर्शनल है। प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर होने से उन दोनों के डीआर आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये आपके डीआर क्या होने चाहिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, डीआर मस्ट बी प्रोपोर्शनल, ये आपके प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि अगर ये चीज आपका 310 है तो ये 310 होना चाहिए था, या फिर ये 620 होना चाहिए था। प्रोपोर्शनल यानी कि डिवाइड करके सेम नजर आए, वो चीज आपको वो नहीं है इस केस में। इसका मतलब इस वाले का सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इस वाले का आंसर भी हमारा क्या होगा, ए, दैट इज 1 ओनली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अच्छा सवाल जो कि हमारा डायरेक्शन बेस्ड है। वापस से समझते हैं कि ये तुमसे क्या कहना चाह रहा है। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विद फिक्स्ड रेडियस 5 यूनिट एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन y = 2। तो एक बार इसका डायग्राम इमेजिन करके देखते हैं वापस से कि तुमको क्या क्या नजर आएगा इस चीज में। देखो, सबसे पहली बात यह है बच्चों कि तुम्हारे पास एक सर्कल तो है, उस सर्कल का सेंटर भी तुमको पता है, पर सेंटर के लिए एक लाइन दे रखी है उन्होंने कि सेंटर जो है बच्चों वो तुम्हारा किसी लाइन पर लाई करता है। उस लाइन का नाम हमारा क्या है, देखो उस लाइन का नाम हमारा है बच्चों y = 2। ये लाइन आपको नजर आ रही होगी, इस लाइन का नाम हो चुका है हमारा y = 2। इसके ऊपर बहुत सारे सर्कल आप बना सकते हो, जितने चाहो आप इसके ऊपर सर्कल इस तरीके के बना सकते हो, ऐसे ऐसे कोई सर्कल, ठीक है ना। और भी फर्दर चाहो तो इधर पर भी आप और सर्कल बना सकते हो, ये रुकेंगे नहीं बच्चों, बहुत सारे सर्कल इधर पर आप बना सकते हो, और भी मूवेबल सर्कल बहुत सारे इसके ऊपर बन सकते हैं। अब एक छोटी सी बात यह आती है कि सर्कल का रेडियस तुम्हारा फिक्स्ड है, सर्कल का रेडियस तुम्हारा फिक्स्ड है। इसका रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है, खास बात यह है कि इसका रेडियस अपने को पता है, और इसका रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस अपने को दिया हुआ है बच्चों 5 यूनिट। कितना यूनिट दिया हुआ है, 5 यूनिट इसका रेडियस दिया हुआ है। सर्कल की इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। अब छोटी सी एक बात बताओ, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी x - h का होल स्क्वायर प्लस का y - k का होल स्क्वायर बराबर में किसके, r स्क्वायर के। रेडियस की जगह 5 लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। अब आती है बात सेंटर की। आप ये सोचो सेंटर आपका h, k होगा बच्चों, कल के दिन ये सर्कल उठ के इधर जाएगा। बदल कौन रहा है आपका, बदल रहा है आपका x कोऑर्डिनेट, यानी कि सेंटर का h बदल रहा है। तो अगर वो h बदल रहा है तो आप इस बात का जो सेंटर होगा वो कितना लिखोगे, वो लिखोगे आप h, 2। सिंपल लॉजिक। अब ये दोनों बातें जब आप यहां रखोगे तो x - h का होल स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा, y - 2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। और r स्क्वायर की जगह पर भी आप क्या लिख सकते हो, 5 स्क्वायर। अब बताओ इसके अंदर इसको आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, अभी डिफरेंशिएट करना ही नहीं है इसको, इस पहले क्वेश्चन को तो ऐसे ही देख करके कर देना था। अब देखो, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस जगह पर आपके नंबर ऑफ
आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आपके कितने हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट उन कांस्टेंट को कहते हैं जो कांस्टेंट तो होते हैं पर उसका वैल्यू क्या होता है, आपके मेरे लिए हम सब के लिए बदलता रहे, वेरी करता रहे। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट केवल और केवल कितना है, देखो इसका 1 है। तो इसका मतलब यहां से मुझको ये बात पता चली, जिसके जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उसका ऑर्डर उतना होता है। तो इस बात का ऑर्डर कितना आ जाएगा, केवल और केवल 1। सिंपल था ये वाला सवाल। अब बढ़ते हैं आगे में। उसने अब तुमसे पूछ लिया डिग्री के लिए। बच्चों डिग्री निकालने के लिए एक छोटी सी बात ये ध्यान रखना, डिग्री निकालने के लिए जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुआ है, जो भी आपका जनरल में आपका ये लिखा हुआ है आपका इक्वेशन, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम इस बात को पहले लिख लेते हैं। इस जगह पर इक्वेशन क्या था हमारे पास में, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में था आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर और बराबर में आपका 5 का स्क्वायर। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा काम ये किया, इसको पकड़ के डिफरेंशिएट किया। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस ऑफ x माइनस एच बनेगा प्लस का ट्वाइस ऑफ y माइनस 2 बनेगा और इधर पर लिख दिया जाएगा dy अपॉन dx और बराबर में किसके, 0 के। इसको अभी फिलहाल में मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया है, ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात इधर देख करके मुझको समझाना है, यहां से 2 को कॉमन लेके उधर फेंक सकते हो। जो चीज इधर बच जाएगी हमको h को रिमूव करना है, यहां से केवल h को रिमूव करना है। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 डी वाई अपॉन में dx। बस इसको उठा करके पुट कर दो, कहां पर, इसको उठा करके पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे ही आप इसको उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो देखना ये कितना बनेगा, h की जगह पर रखना है हमको ये वाला बात। तो कितना बनेगा देखो, x माइनस का h की जगह पर सब बातें आएंगी तो माइनस का x माइनस का y माइनस 2 और इधर पर आ जाएगा तुम्हारा ये dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। हालांकि अब फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी भी आंसर अपने को दिखने लग गया है, पर कोई नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूं इसको पूरा। इक्वल टू में कितना है देखो, ये 5 स्क्वायर। अब देखो x से x कैंसिल होगा, जो कुछ बचेगा वो कितना आ जाएगा, देखो तुम्हारा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये चीज बच जाएगी तुम्हारे पास में बच्चों dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और इक्वल टू में कितना, प्लस का y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में आ जाएगा तुम्हारा ये 25। अब ये देखो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कौन हो रखा है, केवल ये। अब बताओ इस बात का आपका डिग्री कितना नजर आ रहा है, आप सिंपली कह सकते हो इस बात से यहां से नजर आ रहा है कि जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर कितना है, उसकी पावर 2 है। तो इसका मतलब इस बात का डिग्री कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना, हल्का सा तुमको इसके लिए सर्कल 2D का नॉलेज हल्का फुल्का सा होना चाहिए, है ना। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। कंसीडर द कर्व, एक छोटा सा कर्व दिया हुआ है अपने को और पूछ रहा है इनमें से कौन सी चीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी। अब एक चीज ये देखना, अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो सिंपली आपके पास सबसे पहली बात, या तो आपको डिफरेंशिएशन ठीक तरीके से इसको करना पड़ेगा, पर मैं तुमको रोकूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन करने नहीं वाले हम, बिना डिफरेंशिएशन के इस कर्व को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब समझना, देखो बिना डिफरेंशिएशन के फिर इस कर्व को हम किस तरीके से लोकेट करेंगे। इसको बोला जाता है बच्चों कर्व ट्रेसिंग। ग्राफ थ्योरी में एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता है, जब आप इस जगह पर y बराबर एक्स स्क्वायर को देखोगे, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है बच्चों वो सिंपली तुम्हारा ऐसा बनेगा। पहले कर्व तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, ये हमारा बन चुका कर्व। अब आपको दिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर -1 हो चुका है, यानी कि वो आपका सब्ट्रैक्शन हुआ है रेंज में। रेंज का मतलब ये होता है कि अब ये जो कर्व होगा ये उठ करके हमारा कहां जाएगा, नीचे। और अगर ये कर्व अब आपका नीचे आ चुका, नीचे आने के बाद अब इस पर लग जाएगा मॉड। मॉड लगने के बाद ये चीज आपका पूरा पूरा उठ करके ऊपर चला जाएगा। अगर इसमें हल्का फुल्का भी दिक्कत है तुमको तो प्लेलिस्ट देख लेना, आपके पास में फंक्शन का एक प्लेलिस्ट है बच्चों, तो फंक्शन की प्लेलिस्ट में आप देखना लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हमने ग्राफ थ्योरी को अच्छे से कवर कर रखा है। वहां पर तुम सिंपली बहुत बेसिक से कर्व को बनाना सीख जाओगे। अभी मैं सिंपल इसका कर्व ड्रॉ करके तुमको आंसर बता देता हूं कितना बनेगा। सबसे पहले ये कर्व आपका नीचे जाएगा, नीचे से फिर पलट करके ये ऊपर आ जाएगा। तो सिंपली आपके पास में जो इसका कर्व बनेगा, जो इस बात का अब जो कर्व बनेगा वो कितना होगा वो देखना। सबसे पहले ये ऐसे आएगा, उसके बाद ये घूम करके ऊपर में ऐसे जाएगा। दोबारा बना लेते हैं एक बार, ये वाला ऐसे, उसके बाद ये ऐसे करके घूम करके थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर, इस तरीके से हल्का सा सिमेट्रिक, और देन उसके बाद में आपका फिर दोबारा से ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ। ये वाला पॉइंट आपका 0 रहा होगा। ऊपर में चेक करोगे तो ये वाला पॉइंट आपका 1 आ जाएगा इधर पर। ये वाला पॉइंट आपको चेक करने के लिए y को 0 कर दो। y को जैसे ही 0 करो, क्योंकि x एक्सिस को कट टच कर रहा है वो, तो ये वाला पॉइंट आपका -1 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका 1 आ जाएगा। अब देखो डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत नहीं है, उसने कहा f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 0। आप खुद देखो ये वाला पोर्शन, इतने पोर्शन को देखना आप यहां से, ये वाला पोर्शन आपका कैसा है बताओ, ये वाला पोर्शन आपका कैसा है। देखो आप कहोगे कि ये चीज हमारा क्या है, देखो इंक्रीजिंग है।
आगे की तरफ बढ़ने पर बढ़ रहा है वो, हालांकि इंक्रीजिंग यहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे में देखो क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर 1 से लेकर के इन्फिनिटी। क्या ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी में हमारा ये चीज हमारा डिक्रीजिंग है? आप तो वापस से कहोगे इस बात को, ये चीज हमारा वापस से इंक्रीजिंग है। तो अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट से चेक करना है कि कौन सा सही होगा हमारा। एफ एक्स इंक्रीजिंग है -1 से 0, माना -1 से 0 में है, पर 1 से लेकर के इन्फिनिटी में वो डिक्रीजिंग नहीं है बच्चों, वो वापस से क्या है आपका इंक्रीजिंग है। तो इसका केवल पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। आगे आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर इसके। एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1। अब इधर समझना बच्चों, लोकल मैक्सिमा इन सबका मतलब होता क्या है। देखो अगर आप इस कर्व को देखोगे, रियल नंबर के लिए बहुत दूर तक आपका फैलता जा रहा है, ये रुकेगा नहीं बिल्कुल भी आपका। तो जो आपका ये वाला पॉइंट है, किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, देखो इस वाले हिस्से की, इसको बोला जाता है बच्चों तुम्हारा लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब ये होता है आपका, जो आपका मैक्सिमम तो ना हो, सबसे बड़ा तो नहीं है, पर अपने आजू बाजू वालों के लिए क्या है, वो पॉइंट आपका सबसे ऊपर रखा हुआ है। अगर वो अपने आजू बाजू वालों के लिए सबसे ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब वो लोकल मैक्सिमा है। ध्यान ये देने वाली बात है, ये चीज आपका x इक्वल टू 0 बनेगा बच्चों तुम्हारा, क्या x इक्वल टू 0 बनेगा तुम्हारे पास में पॉइंट ऑफ, देखना इधर पर, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, आप इसको कहोगे पॉइंट। और वैल्यू की अगर बात आएगी तो ये चीज सामने y की जो चीज होगी उसको वैल्यू कहा जाता है। पॉइंट x का होता है, वैल्यू y की होती है। अब हम पढ़ते हैं जल्दी से इस बात को, ये क्या कह रहा है, एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1। बिल्कुल सही बात है कि एफ एक्स का लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1 है, वैल्यू बोल रहा है तो 1 है, बिल्कुल है। आंसर देखो कितना है, 1 है, पहली चीज आपका सही। दूसरे वाले को चेक करो, एफ एक्स इज मिनिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स, पॉइंट का मतलब होता है इधर पर वैल्यू ऑफ एक्स की बात कर रहा है ये चीज आपसे। अब बताओ इस जगह पर मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी जगहों पर आ रही है, आपकी मिनिमम वैल्यू यहां पर भी आ रही है, ये चीज आपका मिनिमा शो कर रहा है, और इधर पर भी देखोगे तो ये चीज भी आपका क्या शो कर रहा है, ये चीज भी आपका मिनिमा शो कर रहा है। तो कितने पॉइंट पर मिनिमा मिल रहा है, 2 पर, -1 पर भी और 1 पर भी। तो आंसर इसका सेकंड वाला भी हमारा सही होना था, तो इस वजह से हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। अब बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है हमारे पास में, जिसमें कि हमारे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और तुमसे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बताना है कि ऊपर में से कितनी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बस ये सोचा गया है। अब आप सिंपली पहले वाले स्टेटमेंट को देखो, इसमें कहा इफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्स, बड़ा आसान है, देख करके तुम पहला मैं बता दूंगा तो बाद के 2 अपने आप कर भी लोगे। देखो आपको सबसे पहले यह कहा गया है कि इस जगह पर एक लाइन है जो कि दोनों एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट कट करके निकल गई। किस किस के बीच में, देखो इसके बीच में भी और इसके बीच में भी, इन दोनों के बीच में। अब जब इसका इंटरसेप्टेड फॉर्म आप सोचोगे ना, किस वाले का, इस वाले का आप इंटरसेप्टेड फॉर्म सोचोगे तो ये x अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा बच्चों c बाय a, प्लस का कितना आ जाएगा y अपॉन में c बाय b, और बराबर में किसके आ जाएगा 1। कुल मिला करके ये वाला पॉइंट हमारा और कोई नहीं है, कौन सा है ये हमारा पॉइंट, हमारा c अपॉन a कॉमा में 0, और ये वाला पॉइंट आपका कितना आ जाएगा c 0 कॉमा c अपॉन में b, 0 कॉमा c अपॉन में b। आपको पूछा गया था इंटरसेप्टेड लाइन सेगमेंट कितना होगा, उसकी लेंथ बतानी है, और अगर उसकी लेंथ बतानी है तो सिंपली इस बात में क्या अप्लाई कर लो आप, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं इन दोनों केसेस में, तो कितना बनेगा, देखो ये रूट अंडर, ये आ जाएगा हमारे पास में रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डेट इज सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लिख लूं डायरेक्ट इसको, और प्लस का सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगा ही लोगे आप। अब आगे देखो, सी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा आपका c बाहर, अंदर कितना बच जाएगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू में कितना बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आप सिंपली उस चीज को और सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पहुंच जाओगे। मॉड इस वजह से लगाया गया क्योंकि डिस्टेंस है बच्चों, सी इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता था, तो इस वजह से उस पर मॉड लगाया गया, तो पहले वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। आगे में चेक करते हैं, इफ द लाइन y बराबर mx प्लस सी इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तब इतना लेंथ होगा। तो वापस से इसको भी एक वैसे ही ग्राफ से सोचोगे, और इस जगह पर भी इस बार आपको इंटरसेप्ट बनाना है दोबारा से, उतना ही। देखो अब सबसे पहले कितना बनेगा ये चीज तुम्हारा, इसका इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं पहले हम इस जगह पर। देखो सबसे पहले इसका इंटरसेप्ट सोचो कि ये वाले का इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, आप इसको लिखोगे माइनस का x अपॉन में c बाय m आ जाएगा, और प्लस का y अपॉन c आ जाएगा, और बराबर में किसके आ जाएगा ये 1। x का वैल्यू माइनस c बाय m, हालांकि इतनी कोई खास जरूरत नहीं है,
पर फिर भी मैं इसका बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बना दे रहा हूं कि x का इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है और y का इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है। x का इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में माइनस का c बाय एम कॉमा जीरो, यह आ जाएगा माइनस का c बाय एम कॉमा जीरो, और ये वाला जो पॉइंट होगा आपका ये कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका 0 कॉमा c, इतना इतना। अब वापस से इसका जब डिस्टेंस निकालोगे तो रूट अंडर कितना बनेगा तुम्हारा, ये सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, वापस से c को कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा तुम्हारा, ये 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। रूट से आपका एम स्क्वायर बाहर भी आएगा तब भी आपका ये एक्सप्रेशन नजर नहीं आएगा, उसने उल्टा लिख रखा है। ये वाला चीज देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट वाले स्टेटमेंट पर चलते हैं जल्दी से। इफ द लाइन ये इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड लाइन सेगमेंट इतना। अब वापस से सोचो बच्चों, इसका इंटरसेप्टेड लाइन का वैल्यू कितना होगा, इस वाले का इंटरसेप्ट कितना निकल करके आएगा, मैं लिख देता हूं इस जगह पर। आप इस वाली बात को लिख सकते हो, देखो इधर पर x अपॉन में p अपॉन कॉस अल्फा, पहली बात तो ये आएगी, फिर प्लस का y अपॉन में p अपॉन में साइन अल्फा, और बराबर किसके आएगा, देखो ये 1 के, इतना इतना। वापस से लाइन बनी होगी x इंटरसेप्ट p अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0 और ये वाला p अपॉन साइन अल्फा कॉमा 0। तो वापस से इस बात का डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, रूट अंडर कितना p स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस का p स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा। हल्की फुल्की ट्रिगो का इस्तेमाल करोगे तो एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद ये चीज अपना कितना बन चुका होगा, p स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा तो p अपॉन में साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो वापस से इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये चीज 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हमारा फाइनली आंसर इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 2p cosec 2 अल्फा साइन 2 अल्फा बन चुका होगा। मॉड इस वजह से ताकि वो डिस्टेंस आपको नेगेटिव नजर ना आए। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसने पूछा था हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो आपके पास 2 स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास में लास्ट सवाल, इसको आप खुद से ट्राई करके रखना। जो भी इसका आंसर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा आंसर कितना कितना आया है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इसको देख करके तुम लास्ट में फाइनली मुझको बता देना कि इसका इतना आंसर आया है। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं कि तुमको ये सेशन काफी एंजॉय किया होगा तुमने और काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है ना, बाकी जल्दी ही मिलते हैं तुम लोगों के साथ एक और वीडियो लेक्चर के साथ। बाकी तब तक पढ़ाई करते रहो। ठीक है, थैंक यू।